हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन करना है। अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा क्या है? अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की ही तरह सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करते थे कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन और जीवधारियों में भी पाया जाता है, लेकिन व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसीलिए उसकी सामाजिकता और श्रेणी के जीवधारियों से अलग है। ये सामाजिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ और कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित होती है और इसने स्थितियों से गुजर कर अपना पूरी तरह से विकास पाया है। सबसे पहले विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहले सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी संतान और दास एक साथ रहते हैं। इसकी कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। लेकिन व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी और भी कई भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं। इसीलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव निर्माण करते हैं। ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते और ग्रामों की सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम और ग्राम से राज्य अस्तित्व में आया है। अरस्तु द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा भी यही बताती है। उनके अनुसार राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य का स्वरूप और विशेषताएं। अरस्तु के अनुसार राज्य के स्वरूप और उनकी विशेषताओं का अध्ययन कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि राज्य स्वाभाविक समुदाय। अरस्तु का विश्वास है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहत रूप होने के कारण ये भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए भी जरूरी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही जरूरी है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ग्राम इसके अलावा कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य से ही संभव है। इस प्रकार अरस्तु अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरा, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य ये नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, बल्कि उनके कहने का मतलब ये था कि मानसिक या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। ये कैसे हुआ? इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका तात्पर्य ये है कि राज्य अधिक विकसित है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य का स्वरूप जैविक है और राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य नगर सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है और राज्य के उद्देश्य और कार्य के बारे में जाने तो अरस्तु का कहना है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया और
सदजीवन के लिए यह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों या फिर अपराधों को रोकना ही नहीं, बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है तो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वो सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इसका लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। और भी कई कार्य ये करता है, जैसे अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना, अपने सदस्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, फिर व्यक्तियों को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वो अपने शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। इनका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। इस प्रकार कई कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य एक सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका विकास हुआ है। जब मनुष्य अपनी बढ़ती हुई आवश्यकता को परिवार और ग्राम समाज ने पूरा नहीं कर पाया तो स्वाभाविक रूप से राज्य का विकास हुआ। अरस्तु ने राज्य को मनुष्य से पूर्व संस्था कहा और मनुष्य के शरीर के अंगों से राज्य की तुलना कर उसको एक पूर्ण रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और निरक्षरता सज्जीवन के लिए, इसके बारे में बताना है, जो कि अरस्तु ने कहा था। अरस्तु का ही ये कथन है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और निरक्षरता सज्जीवन के लिए। राज्य के स्वरूप के अंतर्गत राज्य और व्यक्ति का विकास किस प्रकार से होना चाहिए के बारे में कई बातें कही गई हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। ऐसा अरस्तु इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव की भावनात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही वृहद रूप होने के कारण ये भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में शुरू होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही जरूरी है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावनात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन मनुष्य का पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास राज्य में ही संभव है। इस संबंध में सेबाइन भी कहते हैं कि जिस प्रकार बैस फूल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में ही होना स्वाभाविक है। और अरस्तु का भी यही कथन है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और निरक्षरता सज्जीवन के लिए एकदम सही प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के परिवार, संपत्ति और दासता संबंधी विचारों के बारे में बताना है। और इसको एक तरह से और भी जान सकते हैं, अरस्तु की संपत्ति संबंधी अवधारणा, अरस्तु की दासता संबंधी अवधारणा, अरस्तु की संपत्ति का विचार। अरस्तु परिवार संस्था को मानव जीवन के लिए स्वाभाविक, आवश्यक और उपयोगी मानते हैं और लिखते हैं कि परिवार विकसित समुदाय में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जिसका अस्तित्व व्यक्ति की काम, वासना, संतान उत्पत्ति, प्रेम, त्याग और कई प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। परिवार का आधार विवाह है जो अपने आप में एक पवित्र संस्था है। परिवार राज्य का आधार और राज्य की भांति प्राकृतिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार ने ही राज्य की उत्पत्ति को संभव बनाया है। अरस्तु प्लेटो के समान स्त्री पुरुष की समानता में भी विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार पुरुष का विशेष गुण आदेश देना और स्त्री का विशेष गुण आदेश का पालन करना है। इस दृष्टि से अरस्तु के परिवार में स्त्री का कार्य पुरुष के आदेश का पालन करना है। अरस्तु प्लेटो की तुलना में राज्य और परिवार को एक दूसरे से अलग मानते हैं।
वो कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत शासन और शासित के रूप में केवल एक ही प्रकार संबंध होता है, लेकिन परिवार में 3 प्रकार के संबंध होते हैं: पति पत्नी, पिता पुत्र और स्वामी और दास का संबंध। अरस्तु परिवार और विवाह संस्था को उपयोगी मानते हुए इन्हें बनाए रखने का समर्थक हैं, लेकिन अरस्तु स्वस्थ संतानों की उत्पत्ति के लिए विवाह का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक समझते हैं। वो स्त्री और पुरुष की आयु में 20 साल के अंतर को उचित मानते हैं। उनका विचार है कि विवाह के समय स्त्री की आयु 18 साल और पुरुष की 37 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष की अधिकतम साल 70 और स्त्री की अधिकतम आयु 50 मानी जा सकती है। उनका कहना है कि आवश्यकता से अधिक जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। अवांछित संतान के जन्म को रोकने के लिए गर्भपात का आश्रय भी लिया जाना चाहिए। अंगहीन और भद्दे अंगों वाले संतानों का पालन पोषण राज्य द्वारा प्रतिबंधित होने चाहिए। परिवार और विवाह से संबंधित कुछ विषयों, विशेषता परिवार नियोजन जैसे संबंध में अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक लगता है, लेकिन विवाह संबंध स्थापित करने और संतान उत्पत्ति के संबंध में चिकित्सक के निर्देश और कई नियमों की जो विस्तृत व्याख्या अरस्तु द्वारा दी गई है, वो निश्चित रूप से अव्यावहारिक है और अरस्तु के संबंध में ये कहा जा सकता है कि उसने अपने परिवार, विवाह संस्था और पति पत्नी के भावनात्मक पक्ष को अनदेखा कर दिया है। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। यूनानी जगत में होमर के समय में दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी। खेतीबाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य और शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते थे। अरस्तु के पूर्व एंटीफोन आदि कुछ सोफिस्ट विचारकों ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और ये मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरस्तु दास प्रथा को न्यायोचित बताता है। उनका कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव 2 प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन। अरस्तु कई तर्कों के आधार पर इनके औचित्य को बताए हैं, जैसे कि दासता प्राकृतिक है, स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, दास्ता नैतिक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्वामित्व का आधार है और भी बहुत कुछ। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार की आलोचना भी की गई है। मानव समूह का विभाजन असंभव हुआ, विभाजन का सर्वमान मापदंड नहीं है, स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध, अव्यवस्था और उपद्रव का कारण, जातिगत अहंकार से पूर्ण, विरोधाभास से पूर्ण। अरस्तु की संपत्ति संबंधी अवधारणा। संपत्ति के विषय में अरस्तु प्लेटो के विचारों से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार अपने जीवन के विकास हेतु समाज के सभी वर्गों को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह है। उनके इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जीवन और सुख के लिए संपत्ति जरूरी है। व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरतें संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती है। इसके अलावा बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का कार्य भी संपत्ति के आधार पर संभव है। अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका उपयोग सामाजिक क्षेत्र में रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित हो। निजी संपत्ति की प्रथा का औचित्य क्या था? तो प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति के संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। ये सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। ये परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है।
संपत्ति का वितरण। इसमें कई 3 व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया, जैसे कि संपत्ति वैयक्तिक हो लेकिन उसका उपयोग सामूहिक हो, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सकें। संपत्ति सामूहिक हो, इसका उपभोग वैयक्तिक हो। संपत्ति सामूहिक हो और इसका उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु इनमें से पहले विकल्प के पक्ष में हैं। वो कहते हैं कि स्पष्टता श्रेष्ठ है कि संपत्ति वैयक्तिक हो लेकिन इसका उपभोग सामूहिक हो। अरस्तु के अनुसार धनी व्यक्तियों को अपना धन सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहिए। निजी संपत्ति को सामान्य उपभोग के साथ संयुक्त करके वो व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अरस्तु प्लेटो के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, किंतु वो प्लेटो के ही समान संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम को भी बुराइयों की जड़ मानता है। राज्य के विनाश का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। उत्पादन और वितरण की व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में रख दी जाए जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करें। प्लेटो के इस विचार को अरस्तु स्वीकार करते हैं। अरस्तु एक समन्वयवादी विचारक हैं और उनकी ये समन्वयवादिता उनकी निजी संपत्ति विषयक धारणा में देखी जा सकती है। रॉस ने इस संबंध में भी लिखा है कि अरस्तु इस दृष्टि से समाजवादी हैं कि वो व्यक्तिवाद की यद्भाष्य नीति या मुक्तदार द्वारा नीति का विरोधी हैं और उनकी दृष्टि में राज्य का कार्य नागरिकों को मात्र धनी बनाना और उन्हें मनमाना कार्य करने की छूट देना नहीं बल्कि उन्हें सद्गुणी बनाना। लेकिन इस दृष्टि से वो व्यक्तिवादी हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति को आवश्यक समझता है और उनका अंत नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा बतानी है। तो यहाँ पर कई प्रश्न पहले उठते हैं कि जिनकी नागरिकता छीनी गई है, जिन्हें देश निकाला जा चुका है, वो भी नागरिक नहीं हैं। केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में ही रहते हैं। अरस्तु के अनुसार वो व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के लिए इस लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वो व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी विचार संबंधी कार्यों में भाग लेता है। नागरिकता के आवश्यक गुण। नागरिकता की परिभाषा के बाद ये प्रश्न आता है कि नागरिकता किन्हें मिलनी चाहिए, किन्हें प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तु प्लेटो के समान ही नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार शासन के न्यायिक और कानूनी कार्य का संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासक दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इनके पास अवकाश हो। अरस्तु के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है बल्कि कार्यों को रोकने से है जो अपने साथ या अपने आप साध्य है, साधनहीन नहीं। खानों में काम करना, मकान बनाना या फिर व्यवसाय करना, इन सब कार्य जीविकापार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं। जबकि ज्ञान, राजनीति, चित्रकला ये सब कार्य अपने आप में ही साध्य हैं। अरस्तु का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा शक्ति और समय जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाता है, दूसरा शब्द में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। रूसो के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। रूसो ने अपने महान ग्रंथ सामाजिक समझौता के अंतिम 2 प्रकरणों में राज्य और सरकार के संबंधों में विवेचना की है। इस संबंध में रूसो ने राज्य और सरकार में स्पष्ट अंतर किया है। राज्य सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है और सामान्य इच्छा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। सरकार जनता द्वारा उन चुने हुए थोड़े से व्यक्तियों की समूह होता है जो सामान्य इच्छा के निर्देशों को कार्य रूप में परिणत करते हैं।
सृष्टि समझौते दौरान होकर संप्रभु जनता के आदेशों के परिणामों के स्वरूप होती है। इस दृष्टिकोण से सरकार राज्य के अभिकर्ता मात्र होता है। रूसो के अनुसार जहाँ तक राज्य का संबंध है वो हमेशा जनतंत्रात्मक होता है। रूसो के अनुसार जहाँ तक राज्य का संबंध है वो सदा जनतंत्रात्मक है, लेकिन सरकारों में भेद हो सकता है। व्यवहार के अंतर्गत ऐसा होता भी है। राज्य में किस प्रकार की सरकार हो इसका निर्णय संप्रभु जनता के द्वारा ही किया जाता है। सरकार का रूप इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में है। शासन की सर्वोच्च शक्ति अगर एक व्यक्ति के हाथ में है तो उसे राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है तो उसे राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है तो उसे कुलीन तंत्र, और समस्त जनता या फिर उसके बहुमत के हाथ में है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन सरकार के ये तीनों रूप पूरी तरह निश्चित नहीं हैं और इनकी रूपरेखा बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत बताना है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको इजी लगती है वो प्राचीन साहित्य के अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कामांधक की नीति शास्त्र, शुक्र नीति जैसे इन सभी में मिलते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत की शासन पद्धति और या फिर प्राचीन राजशास्त्र पर प्रभुत्व सामग्री उपलब्ध कराते हैं। कुछ संस्कृत साहित्य के ग्रंथ जैसे कि अष्टाध्यायी, कालिदास के रघुवंश, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ये सभी इस बारे में कुछ सूचना मिलती है। भारतीय साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में अनैतिहासिक साहित्य और इतिहासपरक साहित्य दोनों मिलते हैं। सबसे पहले वैदिक साहित्य है जिसमें मुख्यतः वेद, उनकी संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और सूत्र सम्मिलित हैं। वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों, रामायण और महाभारत का स्थान है। पुराण, स्मृतियाँ, बौद्ध और जैन साहित्य, कौटिल्यी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र जैसे रूप भी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है जिसमें प्राचीन भारतीय विचारों और संस्थाओं का बोध होता है। और भी कई ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोतों में कलहड़ की राजतंत्री, पद्मगुप्त परिमल का नवसहस्रांकृत, वाक्पतिराज का गौरवाहो, विल्हर द्वारा रचित विक्रमादेव चरित, प्रभाकर संध्या का नंदी की रामचरित, जयानक की पृथ्वीराज विजय, आनंद भट्ट की वलचरित और भी कई ग्रंथ कश्मीर, परवार, कन्नौज, चालुक्य, पाल, चौहान, सेन ये सभी चिंतन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास की मालविकामित्रम, विशाख की मद्राक्षस, जयचंद्र के हमीर काव्य, बल्लाल का भोज प्रबंध, चंद्रबरदारी की पृथ्वीराज रासो अपने ऐतिहासिक सामग्री के माध्यम से प्राचीन भारतीय विचारों की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई विदेशी स्रोतों मेगास्थनीज, स्काइलेक्स, एरिस्टोबुलस, नियाकर्स, एरियन, पेरिडल्स ऑफ द एरिशियन सी, टॉलमी का भूगोल जैसा हमें राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हैं। विदेशी चीनी यात्रियों में फायान, हिमसांग और इत्सांग हमें भारतीय विचारों का अच्छा ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ऐसे कई स्रोत हैं जो हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी देते हैं।